रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, आपका चाहे 12th क्लास में हो या फिर ग्रेजुएशन यानी कि BA में हो या फिर MA 10th क्लास, किसी भी क्लास की बात हो, आपके एग्ज़ाम्स में ये देखने को मिलते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो आज हम इसे ही अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए, किसी भी क्लास में आता है ये, स्पेशली यहाँ पर बात करूँगी मैं 6th सेम और 5th सेम की, 3rd सेम की, 2nd सेम की, तो कोई भी है यहाँ पर, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर है जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कैसे लिखा जाता है ये। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है, एक स्टेंजा दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है ये स्टेंजा, मान लीजिए ये स्टेंजा हमें एग्ज़ाम में दिया गया है। अब ये स्टेंजा देने के बाद आपसे क्या कहा जाता है कि आपको क्या करना है, इसकी रेफरेंस लिखनी है, यानी कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है, और फिर बतानी है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब ये आपको एग्ज़ाम में करना होता है। तो देखिए, कैसे आप यहाँ पर करोगे, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मेट बताऊँगी। आपको डायरेक्टली वो लाइंस राइट करते जानी हैं और इस तरह से आपका ये कंप्लीट स्टेंजा बन जाएगा। कोई भी स्टेंजा आ जाए, चाहे वो किसी पोएम से है, किसी प्ले से है, किसी नोवेल से है, किसी ड्रामा से है, कहीं से भी वो स्टेंजा आता है तो आपको सेम फॉर्मेट में वो लिखकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है वो होगी हमारे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो ये लाइंस है, मैं आपको 7 लाइंस दे रही हूँ यहाँ पर लिखने, और ये 7 लाइंस अगर आप लिख देते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। सिर्फ आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो हम ये स्टेंजा कर रहे हैं ये किस चैप्टर से है, किस नोवेल से है, किस प्ले से है, उसका पता होना चाहिए, और उसके राइटर का पता होना चाहिए, और आपको पता होनी चाहिए कि आखिर उसमें कहा क्या गया है। यानी आपको अपने जो भी पाठ दिया गया है, कोई लेसन दिया गया है, कोई पोइम दी गई है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि है किसकी। तो सबसे पहली लाइन जो वहाँ पर आप लिखोगे वो होगी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो पहली लाइन आपको ये लिखनी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो कौन सी होगी, वो आपको लिखनी है द लेसन। चाहे वो लेसन से है स्टेंजा तो लेसन लिखना है, प्ले से है तो प्ले लिखना है, पोएम है तो पोएम से, और नोवेल है तो नोवेल से आप उस स्टेंजे को लिखोगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, 6th सेम में आपका ये एक प्ले है, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा रिटन है दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक प्ले है ये। तो मान लीजिए प्ले में है तो हम क्या लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, और फिर उस प्ले का नाम, उस प्ले का क्या लिखना है फिर हमें, नेम। अगर नोवेल है तो उस नोवेल का नाम, पोएम है तो उस पोएम का नाम, लेसन है तो उस लेसन का नाम। तो ये लिखने के बाद, प्ले है तो प्ले लिखने के बाद उसका नाम लिखना है, और वो हमें हमेशा कैसे लिखना है ये बात आपको याद रखनी है। जो हम प्ले का नाम या पोएम का नाम कुछ भी राइट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे वो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए दी मर्चेंट ऑफ वेनिस है तो यहाँ पर दी का टी कैपिटल, और उससे पहले आपको ये कोमास के अंदर लिखना होगा, तो दी, और फिर इसके बाद मर्चेंट का एम है जो, उसे हम क्या करेंगे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बाकी स्मॉल, दी मर्चेंट ऑफ, फिर आ जाएगा वेनिस का वी कैपिटल में, दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर कॉमा यहाँ पर लगा देंगे। ये अपर है, ये याद रखने हैं आपको। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आता है वो है हमारा, अब जो ये प्ले है उस प्ले के किस सीन से, किस एक्ट से वो लिया गया है। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको स्टेंजा दिखाया वो किससे था, वो था सीन 7 और एक्ट 2 से। तो हमें क्या लिखना है, सीन 2 एक्ट 1, सीन 2 एक्ट 1। तो नेम लिखने के बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सीन 2 एक्ट 1, ये हम लिखेंगे। अगर पोइम की बात है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पोइम का नेम लिख देंगे, हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटन बाय, यानी कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो क्या आ जाएगा, 4th पार्ट होगा हमारा रिटन बाय।
रिटन बाय, और उस राइटर है तो राइटर का नाम कोई भी राइटर हो सकता है, जैसे कि पोइट है तो पोइट का नाम, नॉवलिस्ट है तो नॉवलिस्ट का, प्ले राइट है तो प्ले राइट का नाम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बात की है सीन 2 एक्ट 1 की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, और उसका राइटर कौन है, यहाँ पर प्ले राइट कौन है, क्योंकि ये एक प्ले है तो प्ले राइट ऐसे लिखा जाता है। तो प्ले राइट कौन है, वो है विलियम शेक्सपियर। ये आपको फुल नेम यहाँ पर लिखना है, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय, यानी कि ये लाइन्स है जो किसके द्वारा बोली गई है, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय। अब उस करैक्टर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद किसे कही है, इस करैक्टर ने ये लाइन्स किसको कही है, तो यहाँ पर वो दूसरा करैक्टर लिखेंगे, यानी कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है जिससे वो बात कर रहा है। मान लीजिए वो खुद से बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, उसका नाम लिख कर क्या लिख देंगे, टू माई सेल्फ, यानी वो खुद से ही बात कर रहा है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे वो बात कर रहा है। उसके बाद आ जाएगा 6th। अभी देखिए ये आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाली हूँ, ताकि आप बिल्कुल क्लियरली इसको समझ जाओ। एक बार अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या करना है आपको। 6th है, राइट समथिंग अबाउट द करैक्टर। अब जो ये करैक्टर है इसके बारे में आपको कुछ बताना है कि ये करैक्टर है कौन, कहाँ से आया और ये क्या करना चाहता है इस स्टेंजे के अंदर। फिर है व्हाट इज़ द मेन आइडिया या फिर थीम ऑफ द स्टेंजा। अब जो स्टेंजा दिया गया है इसका आइडिया क्या है, यानी कि इस स्टेंजे के अंदर जो प्ले राइट है वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये हमारे 7 पॉइंट है जो आपको करने हैं। तो देखिए आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी YouTube पर वीडियो देखते हो तो कोई भी ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी पूरे YouTube पर जिसमें आपको इतने पॉइंट बताए हो और इनसे आप मार्क्स गेन कर सको। आपको हर चीज़ अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो है हमारा बरूट इंग्लिश हब इस पर। तो इसलिए आपको हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से करनी है। आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके मार्क्स चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारी एक्सप्लेनेशन। अब आपको ये पता चल गई है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं कि एक्सप्लेनेशन में हमें क्या लिखना है। तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद, ये करने के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये वर्ड राइट करना है एक्सप्लेनेशन, और ठीक उसके बाद क्या लगाने हैं हमें, ये 2 डॉट जिसे हम कॉलम कहते हैं, ये कॉलम लगानी है। इन दीज लाइन्स द पोइट, अब देखिए इस लाइन के अंदर पोइट है तो पोइट की बात करेंगे, स्पीकर यानी कि किसी के बारे में नहीं दिया है तो स्पीकर कहेंगे, यानी कि बोलने वाला। उसके बाद क्या कहेंगे, अगर कोई करैक्टर है तो हम क्या करेंगे, उस करैक्टर का नाम लिखेंगे कि आखिर कौन है वो जो यहाँ पर बोल रहा है। इन दीज लाइन्स, तो यहाँ पर कौन है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। जो हमने स्टेंजा देखा उसमें द प्रिंस ऑफ मोरक्को है। इन दीज लाइन्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को सेज दैट। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो कुछ वो यहाँ पर कहना चाह रहा है या फिर उसने स्टेंजे के अंदर जो कुछ कहा है, आपको वो चीज़ें यहाँ पर राइट करनी है इजी लैंग्वेज के अंदर। और फिर क्या करना है, आपके पास क्या होगी, लास्ट लाइन होगी जो, यानी कि इन द एंड। यहाँ पर क्या करेंगे आप, इन द एंड कोमा लगाकर उस स्टेंजे का मेन आइडिया लिखेंगे कि राइटर ने, नोबलिस्ट ने, पोइट ने, प्ले राइट ने यहाँ पर क्या कहा है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अब मान लीजिए स्टेंजा था हमारा अभी जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये हमारा स्टेंजा कौन सा है, तो देख लीजिए आप भी। तो ये देखिए सेकंड स्टेंजा, ये है हमारा स्टेंजा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, मैनी ए मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड बट माई आउटसाइड टू बी होल्ड। इस तरह से ये हमारा पूरा स्टेंजा दिया गया है। अब इसमें जो पॉइंट है हमारा प्ले राइट है, तो यहाँ पर कौन है, प्ले राइट, क्योंकि ये एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस जिससे ये लिया गया है। तो उसमें कैसे हमें ये करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हमें कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, इस तरह से हमें ये कॉन्टेक्स्ट लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, जो हमने फर्स्ट लाइन देखी है वही मैंने यहाँ पर राइट की है, और कैसे हमने बनाया है वो मैं आपको बताती चलती हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइन हमने क्या उठाई, क्या लिखा है यहाँ पर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन मैंने वहाँ पर उठाई है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम।
ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो हमने क्या लिखी यहाँ पर, टेकन फ्रॉम दी प्ले, क्योंकि ये प्ले है एक जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, टेकन फ्रॉम दी प्ले। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टेकन फ्रॉम दी प्ले। उसके बाद देखिए प्ले लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, उसके बाद क्या दिया है हमारे सेकंड पॉइंट में, दी प्ले, उसके बाद इसका नेम। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से नेम हमें लिखना है। उसके बाद हमने क्या लिखा, दी प्ले के बाद द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये इस प्ले का नाम है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और उसके बाद हमने क्या किया, किस में से लिया गया है ये, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में सीन 2 एक्ट 1, ये हमने लिखा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस सीन 7 एंड एक्ट 2। तो ये किससे लिया गया है, सीन 7 एक्ट 2 से लिया गया है ये स्टेंजा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सीन 7 एक्ट 2। उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो देखिए एक लाइन कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पर कवर कर ली। अगर आप ऐसे कवर करते हो तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे, कहीं से भी आपके नहीं कटेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, सीन 7 एक्ट 2। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्टेंजा उठाया कहाँ से गया है, और इसके बारे में भी मैं जल्द ही आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो उसके बाद देखिए क्या आया यहाँ पर, ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी। कितने हमारे पॉइंट कवर हो गए हैं, 3 पॉइंट एक लाइन के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन आई, क्या लाइन आई है, ये रिटन बाय। अब हम क्या बताएंगे कि ये किसके द्वारा रिटन है। तो देखिए नेक्स्ट लाइन हमने ये बना दी है, दिस प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर पोइम है तो उस पोइम के राइटर का नाम आपको बताना है यहाँ पर पोइम वर्ड लिखकर, दिस प्ले इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये हमारी सेकंड लाइन हुई है, और सेकंड लाइन के बाद हमने क्या देखा, हम बनाएंगे अब नेक्स्ट लाइन, ये सेकंड हुई। अब थर्ड लाइन बनाएंगे हम, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय करैक्टर टू करैक्टर नेम। अब ये लाइन किसने किसको कही है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगली लाइन हमने यहाँ पर बनाई, दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय, ये लिखने के बाद किसने कही है, जो ये लाइन है स्टेंजे में, द प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कही है, एंड एड्रेस्ड टू हिमसेल्फ। और वो किसको बोल रहा है ये लाइन, वो खुद को बोल रहा है। तो किसको कही उसने, मोरक्को, एंड एड्रेस्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद को ही एड्रेस किया है इन लाइंस के अंदर। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद 6th पॉइंट है, राइट समथिंग अबाउट द करैक्टर। अब हमें करैक्टर के बारे में पता है तो हम करैक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देंगे। तो कौन है ये प्रिंस ऑफ मोरक्को, ही इज़ वन ऑफ द सूटर्स ऑफ पोर्सिया। तो पोर्सिया हीरोइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, तो इसका एक सूटर है। सूटर कौन है, जो उसे शादी करने के लिए आया है, उसको पसंद करता है। तो ये कौन है यहाँ पर, प्रिंस ऑफ मोरक्को, ही इज़ वन ऑफ द सूटर्स ऑफ पोर्सिया। वो पोर्सिया के जो सूटर्स आए हुए हैं उसके लिए, उसके साथ शादी करने के लिए, उनमें से एक सूटर है द प्रिंस ऑफ मोरक्को। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर, जो हमारा 7th पॉइंट है वो लिया, व्हाट इज़ द मेन आइडिया और थीम। अब इस स्टेंजे के अंदर जो मेन आइडिया है प्ले राइट का वो क्या है, और थीम क्या है इसका। तो ये देखिए, देयर आर 3 कैस्केट्स ऑफ लीड सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर कास्केट है, बक्से है, जो किस किस चीज़ से बने हुए हैं, सोने से बने हुए हैं, शीशे से बने हैं और सिल्वर, यानी कि एक सोने का बना है, एक चांदी का और एक कांच का बना हुआ है। वन ऑफ दीज कैस्केट्स कंटेन्स पोर्सियाज पिक्चर, और एक कास्केट ऐसा है जिसमें पोर्सिया की पिक्चर है। हूएवर ओपन्स द राइट कास्केट विल विन हर हैंड। और जो भी एक सही बक्सा यहाँ पर ओपन करेगा वही क्या करेगा, पोर्सिया का हैंड जीत सकेगा, यानी कि उससे शादी कर सकेगा, उसका हाथ शादी के लिए थाम सकेगा। तो ये इसका मेन आइडिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरह से देखिए, अगर आपने ये बना दिया तो आपके यहाँ पर से मार्क्स है जो आपको कंप्लीट देखने को मिलेंगे। एक भी नंबर कट जाए तो इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि कोई भी नंबर आपका यहाँ से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन में हमने देखा है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ है इन दीज लाइन्स द पोइट, या फिर प्ले राइट, हम क्या कहेंगे यहाँ पर प्ले राइट इन दीज लाइन्स। पर यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है, इसका नाम हमें पता है, तो कौन है वो, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, उस करैक्टर का नाम। सेज दैट, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर आपको छोड़नी है।
कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द प्रिंस ऑफ मोरक्को, क्योंकि स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, हमारा करेक्टर द प्रिंस ऑफ मोरक्को। द प्रिंस ऑफ मोरक्को रीड्स द वर्ड्स रिटन ऑन, तो वो क्या कर रहा है, मेन आइडिया हमें बताना है क्या कर रहा है, वो कुछ वर्ड्स यहाँ पर पढ़ते हुए बोलता है। स्टेंजे में कुछ वर्ड्स पढ़ रहा है जो कहाँ पर लिखे हैं, बक्से के अंदर एक स्कल है, एक खोपड़ी है, उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं, उसको पढ़ रहा है यहाँ पर प्रिंस ऑफ मोरक्को, जिसमें वो कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि स्कल पर लिखा हुआ है, इस खोपड़ी पर लिखा हुआ है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर जितने अच्छे से मैंने कवर करवाया है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया भी होगा। अगर आपको ये समझ आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।